अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं MFA के स्प्रिंग 2022 के पेपर क्वेश्चन नंबर 1 के मज़ीद MCQ सॉल्व करूंगा और हम क्वेश्चन नंबर 8 से अब जो है वो ज़रा स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसमें जो है वो ISO 31000, ठीक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर स्टैंडर्डाइजेशन का जो 31,000 क्या कहते हैं ISO 31,000 है, उसका जिक्र हुआ है। तो हम पहले अपने नोट से ये रिकैप करते हैं कि ISO 31,000 क्या है, और मैं जो है वो थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा ताकि अगर किसी बच्चे ने ये पहले नहीं पढ़ा हुआ रिस्क मैनेजमेंट का फ्रेमवर्क तो वो उसको समझ में आ जाए। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट के फ्रेमवर्क का क्या मतलब है कि आपने रिस्क मैनेज करने के लिए जाहिर सी बात है कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी है। तो बहुत सारी गाइडलाइंस, जिस तरह से आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की गाइडलाइंस होती है कि रिपोर्टिंग कैसे करनी है, ऑडिट के लिए ऑडिटिंग के आइजाज होते हैं यानी कि ऑडिट कैसे करना है, इसी तरह से रिस्क मैनेज कैसे करना है उसकी एक गाइडलाइंस है, उसका यहाँ पर जिक्र होगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ISO, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इज अ वर्ल्ड वाइड फेडरेशन ऑफ नेशनल स्टैंडर्ड बॉडीज। ISO 31000 is an international standard first published in 2009. It provides principles and guidelines for effective risk management. यानी कि ISO 31000 जो है वो बनाया गया है ताकि जिन लोगों को, जिन इदारों में रिस्क की मैनेजमेंट करनी है, उनको प्रॉपरली प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस मिल जाएं कि वो किस तरह से अपने रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी। तो जिस तरह से आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में IFRS में गाइडलाइंस होती हैं कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, ऑडिटिंग में आइजाज होते हैं कि आपने ऑडिटिंग कैसे करनी है, इसी तरह से यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि कौन से प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस फॉलो करनी है ताकि आप इफेक्टिवली अपने रिस्क को मैनेज कर सकें। एक बिज़नेस में बहुत सारी तरह के रिस्क होते हैं, जिस तरह के हमने प्योर रिस्क पढ़ा, स्पेकुलेटिव रिस्क पढ़ा। ISO 31000 includes a number of principles that risk management should verify. These principles explain that risk management is effective when it has the following principles. इसे ये कहा कि यार ये प्रिंसिपल्स प्रेजेंट होंगे ना, कस्टमाइज्ड, ह्यूमन एंड कल्चरल फैक्टर्स, इंटीग्रेटेड, बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन। तो ये वो प्रिंसिपल्स है जो आप फॉलो करोगे तो आपकी रिस्क मैनेजमेंट इफेक्टिव होगी। अब कस्टमाइज क्या है? Risk management process are tailored as per objectives of the organization. पहला प्रिंसिपल ये है कि जब रिस्क मैनेज किया जाए तो रिस्क मैनेज करने के लिए जो प्रोसेसेस हो वो टेलर्ड हो ऑर्गेनाइजेशन की नीड के हिसाब से। यानी कि वो ये कहना चाहता है कि फिट फॉर ऑल वाली कोई भी चीज़ रिस्क मैनेजमेंट में नहीं होती है। हर इदारे के अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से उसका रिस्क मैनेज करने के अलग तरीके होंगे। ह्यूमन एंड कल्चरल रिस्क मैनेजमेंट एट ईच लेवल टेक्स ह्यूमन एंड कल्चरल फैक्टर्स इनटू अकाउंट। यानी कि कल्चरल जो आपका लोकल कल्चर है उसको, और जो ह्यूमन यानी कि जो आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज है उसको अकाउंट फॉर कर कर आपने रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज़ बनानी है। इंटीग्रेटेड रिस्क मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। आपने रिस्क मैनेजमेंट के प्रोसेस को सेपरेट प्रोसेस ट्रीट नहीं करना बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे प्रोसेसेस के साथ इंटीग्रेट कर कर चलना है। बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इज़ रेलिवेंट, टाइमली, क्लियर एंड अवेलेबल टू रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। आपकी इंफॉर्मेशन हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए रेलिवेंट लोगों के लिए। इसी तरह से कुछ और प्रिंसिपल्स हैं: वैल्यू क्रिएशन एंड प्रोटेक्शन, डायनेमिक, इंक्लूसिव, स्ट्रक्चर्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। ये वो सारी बातें हैं, ये वो सारे प्रिंसिपल्स हैं जिनका आपने ख्याल रखना है जब आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी है। जब हम इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे होंगे, जब हम इस चैप्टर की डिटेल्स में जा रहे होंगे, जब आप सेपरेट लेक्चर्स देखोगे जिसमें इस चैप्टर की डिटेल्स होंगी, तो इसको हमने फर्दर एलैबोरेट किया हुआ होगा। इसी तरह से रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है ना, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं: लीडरशिप एंड कमिटमेंट हो, इंटीग्रेशन हो, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है जी, यानी कि जो प्लान बना है वो इम्प्लीमेंट भी हो रहा है, एवेल्यूएशन, उसको एवेल्यूएट किया जा रहा है, और इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं। ये वो बातें हैं जो यहाँ पर मेंशन है जिनका आपने जो है वो ख्याल रखना है। अगर मैं ब्रीफली लेट से फॉर एग्जांपल पहला पॉइंट पढ़ लूँ, क्योंकि अभी हम MCQ सॉल्व करें, जब इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में जाएंगे, और अभी ऊपर वाले MCQs देखते हैं कि कैसे इसको हमें हल करना है।
The risk management framework has the following elements: leadership and commitment. Management must demonstrate a strong and sustained commitment to risk management, align risk management with the strategy, objectives, and culture of the organization, make necessary resources available for managing risk. यानी कि एक इदारे की जो मैनेजमेंट होती है उसको रिस्क मैनेजमेंट के लिए कुछ सीरियसनेस दिखानी चाहिए, वो ये चीज़ डेमोन्स्ट्रेट करे कि भाई उसने वो भी कमिटेड है रिस्क मैनेजमेंट के लिए। रिस्क मैनेजमेंट को इदारे की जो स्ट्रैटेजी है, ऑब्जेक्टिव्स है, कल्चर है, उसके साथ जो है वो अलाइन किया हुआ हो, और जितनी भी नेसेसरी रिसोर्स हैं वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए अवेलेबल करनी चाहिए। इसी तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स जब हम इस चैप्टर की रीडिंग में करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल मैं अपना फोकस एमसीक्यू पे लाता हूँ, और जिस हद तक एमसीक्यू के लिए नॉलेज चाहिए वो आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। देखिए, अब इस सिनेरियो को समझिएगा। ये जो आपके पास सवाल आया है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क का, इसको ज़रा समझते हैं। इसमें लिखा हुआ है अल्फा लिमिटेड इज़ इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स। एक कंपनी है, वो कंज्यूमर गुड्स बनाती है। The goods are manufactured in 2 factories, and staff at head office is mostly involved in maintenance of accounting record. गुड्स 2 फैक्ट्रीज में बनते हैं, कंपनी की 2 फैक्ट्रीज हैं, और जितना भी स्टाफ है हेड ऑफिस पे वो जनरली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस में मसरूफ़ रहता है। The CEO has directed the management to develop a risk management program. CEO का ये कहना है कि हमें एक रिस्क मैनेजमेंट का प्रोग्राम डेवलप करना चाहिए, यानी कि अगर इदारे के लिए कोई चीज़ किसी चीज़ का रिस्क है तो उसकी कुछ पॉलिसीज़ हो हमारे सामने जो हम फॉलो करें ताकि रिस्क को ख़त्म किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके। The management has identified various risks and classified them as high, moderate और low. मैनेजमेंट ने क्या किया कि आपके इदारे के लिए जो चीज़ें, जो रिस्क थे, उनको जो है वो हाई, मॉडरेट और लो, इन 3 कैटेगरीज में जो है ना वो ब्रेक कर दिया कि भाई ये बहुत ज़्यादा रिस्की मैटर्स हैं, ये मॉडरेट मैटर्स हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की नहीं है, और ये लो रिस्क मैटर्स हैं। मोस्ट ऑफ द हाई रिस्क परटेन टू फैक्ट्रीज, देयरफॉर द मैनेजमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर फैक्ट्रीज। अमूमन आमतौर पर ज़्यादातर जो हाई रिस्क है ना वो फैक्ट्री से पर्टेन करते हैं। द मैनेजमेंट हैज़ प्रिपेयर्ड अ रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम फॉर फैक्ट्रीज, और इसीलिए मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने जो है ना वो रिस्क मैनेजमेंट का जो प्रोग्राम प्रिपेयर किया कि रिस्क को कैसे मैनेज करेंगे, वो फैक्ट्रीज़ के लिए ही किया। इट इज़ अ प्लान टू ट्रेन दी फैक्ट्रीज स्टाफ टू लर्न टू मैनेज एंड रिस्पॉन्ड टू द रिस्क। फैक्ट्री के जो स्टाफ है उसको आपने जो है ना वो ट्रेनिंग दे दी कि कोई किसी किस्म का रिस्क आएगा तो उसको किस तरह से जो है वो मैनेज करना है, किस तरह से उसको जो है ना वो रिस्पॉन्ड करना है। इट इज़ ऑल्सो एग्रीड दैट मैनेजमेंट विल प्रोएक्टिवली लुक फॉर न्यू रिस्क एट फैक्ट्रीज। अगेन मैनेजमेंट ने ये एग्री किया कि हम जो है ना वो प्रोएक्टिवली क्या देखेंगे कि कोई नया रिस्क फैक्ट्रीज पर तो नहीं आ रहा, फैक्ट्रीज जो हमारी है वहाँ पर कोई रिस्क जो है नहीं है। अच्छा, ये याद रहे, देखिए इस कंपनी की 2 फैक्ट्रीज तो हैं, लेकिन साथ में एक हेड ऑफिस भी है। हेड ऑफिस वो होगा जहाँ पर अकाउंट्स डिपार्टमेंट होगा, जहाँ पर प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही होगी, बल्कि हेड ऑफिस वो जगह होगा जहाँ पर हिसाब किताब हो रहा होगा, सेल्स, परचेजेस, पेबल्स की सारी चीज़ें हो रही होंगी। लेकिन अगर मैं ये सारे पैराग्राफ देखता हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि बस मैं फैक्ट्री और फैक्ट्री और फैक्ट्री और फैक्ट्री पर ही फोकस कर रहा हूँ। एंड कंटिन्यूली इनकॉर्पोरेट सच रिस्क इनटू रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम। यानी कि भाई मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने रिस्क मैनेजमेंट प्रोग्राम बनाया, वो फैक्ट्रीज़ के लिए बनाया। हाई रिस्क फैक्ट्रीज़ में है तो उन्होंने फैक्ट्री के ही स्टाफ को ट्रेन किया। मैनेजमेंट जो है वो फैक्ट्री को ही देखेगी कि वहाँ पर कोई नए रिस्क तो नहीं आ रहे। विच आर द फॉलोइंग एलिमेंट्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ISO 31000 इज मिसिंग। इनमें से कौन सा जो क्या कहते हैं एलिमेंट है वो मिसिंग है। अब इन एलिमेंट्स को ज़रा समझिएगा और एग्जाम्पल से जो है वो याद रखने की कोशिश करिएगा, बड़ी आसानी होगी। सबसे पहले लिखा हुआ है लीडरशिप एंड कमिटमेंट। क्या जो लीडर्स हैं, क्या जो बॉसेस हैं, क्या जो टॉप मैनेजमेंट है वो रिस्क मैनेजमेंट के लिए एफर्ट्स करती है? तो मेरे ख्याल में इसका आंसर जो है ना वो है यस, एफर्ट करती है। कैसे एफर्ट कर रही है या कैसे वो इन्वॉल्व है? भाई CEO ने ही तो ये कहा था कि हमें रिस्क मैनेजमेंट का प्रोग्राम बनाना है, रिस्क जो हमारी कंपनी को फेस होंगे उसको कैसे मैनेज करना होगा फ्यूचर में, इसके लिए हम कुछ काम करें।
तो ऐसा लग रहा है कि लीडरशिप तो इन्वॉल्व है और ये वाला एलिमेंट तो प्रेजेंट है। ठीक है जी। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। इम्प्लीमेंटेशन क्या, सीईओ ने जो कहा था उस बात पर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। उससे कहा था कि रिस्क मैनेजमेंट का प्रोग्राम बनाएंगे ताकि हमारी कंपनी में जो है वो किसी किस्म का जो रिस्क आए या हमारी इदारे को जिन जिन चीज़ों से रिस्क है उसको हम प्रॉपर्ली मैनेज कर सकें। तो बिल्कुल नज़र आ रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। जैसे उसने बोला तो मैनेजमेंट ने जो है वो काम करना शुरू कर दिया। मैनेजमेंट ने जो है वो हाई, मॉडरेट और लो रिस्क को अलग करना शुरू कर दिया और उसके लिए रिस्क स्ट्रैटेजीज भी बनाना शुरू कर दी। बिल्कुल ऐसा है। इंटीग्रेशन और एवैल्यूएशन। अच्छा सर, एवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? एवैल्यूएशन का मतलब होता है कि हर थोड़े टाइम पर जाकर देखना कि कोई नया रिस्क तो नहीं आया। हर थोड़े टाइम पर ये देखना कि जो पुराना रिस्क का प्रोग्राम हमने बनाया है वो सही से चल रहा है या नहीं। लोगों की ट्रेनिंग करवाना और ये इवैल्यूएट करना कि हमारा जो प्रोग्राम था उसमें कोई मसले मसाइल तो नहीं है। तो ऐसा भी हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ ऑल्सो एग्रीड दैट मैनेजमेंट विल प्रोएक्टिवली लुक फॉर न्यू रिस्क एट फैक्ट्रीज and continually incorporate such risk into risk management program। इसका मतलब इवेल्युएशन भी हो रही है कि कोई नया रिस्क तो अराइज नहीं हो जाता। जिस इसके सवाल में मसला है या जो एलिमेंट मिसिंग है ना, वो आपका इंटीग्रेशन का एलिमेंट है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि इदारे के सारे जगहें, सारे वर्कर्स, सारे ऑफिसर्स एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज आइसोलेशन में कुछ जगह इस्तेमाल हो रही हैं और दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं हो रही हैं। तो बिल्कुल ये प्रॉब्लम है। बिकॉज अगर आप इस पूरे पैराग्राफ को रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा लग रहा है कि फैक्ट्रीज़ के लिए हमने रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं और हम फैक्ट्रीज़ के लिए ही काम करेंगे और हम जो हेड ऑफिस है उसके लिए किसी किस्म की कोई भी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी बना ही नहीं रहे हैं। ना ही हम थोड़े थोड़े टाइम पर इवेल्युएट करें कि वहाँ पर कोई नया हाई रिस्क तो नहीं आया, हम उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे। दिस मीन्स कि इस स्पेसिफिक एमसीक्यू का जो सही आंसर होगा वो होगा बी, विच इज़ इंटीग्रेशन। ठीक है जी। अच्छा, आप लोग ये हैंड आउट जब देखेंगे तो इसमें बाकी सारी चीज़ें जो है वो कवर हो रही होंगी जब आप लोग रेगुलर लेक्चर्स देखेंगे और इंशाल्लाह हम इसको डिस्कस भी करेंगे। अगले एमसीक्यू पर आते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 है, द डेटा ऑफ मार्केटिंग एक्सपेंस एंड सेल्स फॉर द पास्ट 5 years ऑफ डिज्नी लिमिटेड डीएल इज गिवन बिलो। डिज्नी लिमिटेड डीएल एक कंपनी है, उसका 5 सालों का डेटा दिया हुआ है 2017, 18, 19, 20, 21। मार्केट एक्सपेंसेस यानी कि कितना मैं मार्केटिंग पर एक्सपेंस करता हूँ, मार्केटिंग एक्सपेंस और सेल्स। 10 मिलियन के एक्सपेंस किया था तो एक 20 की सेल्स थी, 15 मिलियन के एक्सपेंस पर एक 25 की सेल्स थी, 20 मिलियन के एक्सपेंस पर एक 40 की सेल्स थी। ऐसा लग रहा है कि मार्केटिंग एक्सपेंस इंक्रीज़ होता है तो जो सेल्स है ना वो भी इंक्रीज़ होती है, दोनों में एक पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। समेशन ऑफ एक्स का क्या मतलब होता है? यानी कि जितनी भी एक्स की वैल्यूज़ है ना उनका सम। अगर आप 10, 15, 20, 25 और 35 को ऐड करोगे ना तो वो 100 बनेगा। अच्छा सर, समीशन ऑफ वाई का क्या मतलब है? समीशन ऑफ वाई का मतलब ये कि ये जो वाई की वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करोगे तो 680 बनेगा। समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर, देखिए समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब ये होता है कि आपने एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया फिर उसको ऐड किया। 10 का स्क्वायर 100, 15 का स्क्वायर लिया, 20 का स्क्वायर लिया, 25 का स्क्वायर लिया, 30 का स्क्वायर लिया, 10 का स्क्वायर जिस तरह से 100 आएगा। 15 का जो स्क्वायर होगा वो कितना बनेगा? 15 इंटू 15 225 बनेगा। 20 का स्क्वायर कितना बनेगा? 20 इंटू 20 400 बनेगा। 25 का स्क्वायर कितना बनेगा? 25 इंटू 25 625 बनेगा। आप इसको ज़रा कैलकुलेटर में वर्कआउट ज़रूर करिएगा। फिर उसको ऐड किया। अच्छा, समीशन ऑफ वाई स्क्वायर, अगेन समीशन ऑफ वाई स्क्वायर का मतलब ये है कि जितनी भी वाई की वैल्यूज़ है 120 का स्क्वायर, फिर 125 का स्क्वायर, फिर 140 का स्क्वायर, फिर 145 का स्क्वायर, 150 का स्क्वायर, उसको ऐड किया। समीशन ऑफ एक्स वाई, समीशन ऑफ एक्स वाई यानी कि एक्स की वैल्यू को वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको ऐड किया। अच्छा देखिए, इसमें जो है ना बच्चे कुछ जो है वो मसला करते हैं। वो क्या करते हैं, समीशन ऑफ एक्स वाई का मतलब ये ले लेते हैं कि जो एक्स का सम था और जो वाई का सम था ना उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, आपने ऐसा नहीं करना। मैं आपको यहाँ पर करके भी बता देता हूँ। 10, 15, 20, 25, 30, फिर है 120, 125, 140, 145, 150। देखिए समेशन ऑफ एक्स इन सब का सम आ रहा है 100 आ गया, समेशन ऑफ वाई इन सब का सम आ रहा है 680 आ गया। मैच कर रहा है।
समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ कि इसी चीज़ का आपने इसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया, एक्स का स्क्वायर लिया और फिर सारे एक्स स्क्वायर्स को ऐड किया। देखें 2250 आया। समेशन ऑफ वाई स्क्वायर का क्या मतलब है कि जो वाई की इंडिविजुअल वैल्यूज़ थी उनको आपस में मल्टीप्लाई किया और फिर उन सारी इंडिविजुअल वैल्यूज़ को जो है ना वो मैंने ऐड अप किया। देखिए 9315। समेशन ऑफ एक्स वाई का मतलब ये है कि पहली एक्स की वैल्यू को पहली वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, दूसरे एक्स की वैल्यू को दूसरी वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, तीसरी एक्स की वैल्यू को तीसरी वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, चौथी एक्स की वैल्यू को चौथी वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया, पाँचवीं एक्स की वैल्यू को पाँचवीं वाई की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और फिर उसको ऐड किया। 1400 बन गया। आपके पास अगर किसी सवाल में लिखा हुआ ना समेशन एक्स वाई, तो इसका मतलब ये है कि आपने पहले एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसको ऐड करना है। समझ में आ रही है? अच्छा, अगर सर समेशन ऑफ एक्स और समेशन ऑफ वाई को मल्टीप्लाई करना होता ना तो वो उसको इस तरह से लिखता है, समेशन ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई समेशन ऑफ वाई। ये एक मुख्तलिफ बात है, यानी कि एक्स की सारी वैल्यूज़ का सम कर कर वाई की सारी वैल्यूज़ के सम कर कर और उन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मुख्तलिफ बात हो गई ना। ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यूज़ हैं। अच्छा सर, ये कौन से चैप्टर का सवाल है बेटा? ये रिग्रेशन, कोरिलेशन वगैरह वाले चैप्टर का सवाल है कि जिसमें आपने जो है ना वो फ्यूचर की फोरकास्टिंग करनी होती है। अगेन ये भी पोर्टल पर मौजूद है और इसका सिर्फ एक रेलेवेंट मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं गया, ताकि जब आप पोर्टल से कवरेज करोगे तो उसमें आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आपको पता है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, ये जनरल इक्वेशन है। आप इनरोल्ड स्टूडेंट हो तो नोट्स वगैरह और जब पोर्टल पे लेक्चर्स देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब बोलते हैं, इफ द मैनेजमेंट ऑफ डीएल सेट्स द बजट फॉर मार्केटिंग एक्सपेंसेस फॉर द ईयर 2022 एट ₹50 मिलियन। एक और बात ये याद रखिएगा कि यहाँ पर सेल्स जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और मार्केटिंग एक्सपेंस जो है ना वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ। जितना हम मार्केटिंग एक्सपेंस ज़्यादा करेंगे, जितना हम मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ाएंगे, जितना हम ज़्यादा खर्चा मार्केटिंग पर करेंगे उतनी हमारी सेल्स इंक्रीज़ होगी, उतनी हमारी सेल्स इंक्रीज़ होगी। यानी कि सेल्स का इंक्रीज़ होना मार्केटिंग एक्सपेंस पर डिपेंड करता है। सवाल कहता है, इफ द मैनेजमेंट ऑफ डीएल सेट्स द बजट फॉर मार्केटिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर 2022, यानी कि इससे अगला साल 50 मिलियन द एक्सपेक्टेड सेल्स वर्ल्ड, तो सेल्स को क्या होगा? तो सबसे पहले तो हमें जो है ना वो फोरकास्टिंग का y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स का इक्वेशन बनाना होगा। b कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, n टाइम्स, सर n क्या होता है? n का मतलब जो डेटा है वो कितने सालों का है, 1 2 3 4 5, 5 सालों का है। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ भी है कि सेल्स फॉर द पास्ट 5 ईयर्स, तो n 5 हो गया। अच्छा, फॉर्मूला क्या है, n टाइम्स समेशन ऑफ एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स इंटू समेशन ऑफ वाई डिवाइडेड बाई n टाइम्स, यानी कि 5 टाइम्स समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि 2250 माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ये आपके पास फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। तो ये 1.6 आ रही है बी की वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई। अब आराम से कैलकुलेट करें, पोर्टल पर जो लेक्चर्स हैं उसमें भी इसकी एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। ए कैसे कैलकुलेट करना है, समीशन ऑफ वाई ओवर एन, समीशन ऑफ वाई ओवर एन यानी कि 680 ओवर 5 माइनस बी टाइम्स यानी कि 1.6 टाइम्स समीशन ऑफ एक्स ओवर एन का होल स्क्वायर, सॉरी एक्स ओवर एन, सिर्फ और सिर्फ एक्स ओवर एन यानी कि ये वैल्यूज हैं। ठीक है जी, तो 104 आता है। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y इज इक्वल्स टू 104 प्लस 1.6 x, जिसमें x मार्केटिंग एक्सपेंस होगा और y सेल्स होगी। अब उससे ये पूछा था कि अगर मैं अगले साल 50 मिलियन जो है वो मार्केटिंग एक्सपेंस करूँ, तो आप देख रहे हैं y कितना होगा, y हो जाएगा 104 प्लस 1.6 इंटू 50, तो 104 प्लस 1.6 इंटू 50, 104 प्लस 1.6 इंटू 50, ये आपका बन जाता है 184 बन गया। ठीक है जी, 184 बन गया। इसका मतलब 2022 की एक्सपेक्टेड जो सेल्स है ना, एक्सपेक्टेड ये है कि तब की सेल्स जो है वो 184 होगी।
सवाल ये कहता था इफ द मैनेजमेंट ऑफ डीएल सेट्स द बजट फॉर मार्केटिंग एक्सपेंस फॉर द ईयर 2022 एट ₹50 मिलियन, द एक्सपेक्टेड सेल्स वुड, तो एक्सपेक्टेड सेल्स को क्या होगा, आपका आंसर होगा इंक्रीज बाई 34 मिलियन। सर क्यों इंक्रीज बाई 34 मिलियन? क्योंकि 2022 की आपने एक्सपेक्टेड सेल्स 184 ढूंढी है, 2021 की कितनी थी, 2021 की 150 थी, तो कितने ने से ज़्यादा है, 34 से ज़्यादा, तो ए इसका आंसर है। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अगले एमसीक्यूज़ को डिस्कस करते हैं। थैंक यू।